हेलो छात्रों, आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। संबद्ध पिंडों की हम लोग गति पढ़ेंगे। संबद्ध पिंडों की गति में दो गति होती है। एक गति है ऊर्ध्वाधर गति के लिए और दूसरी गति है क्षैतिज गति के लिए। लेकिन पहले हमको ये जानना है कि संबद्ध पिंडों की गति क्या होती है। संबद्ध का मतलब कि जुड़ना। संबद्ध का मतलब कि दो या दो से अधिक पिंड एक साथ जुड़े हों। क्या हो? दो या दो से पिंड एक साथ जुड़े हों और किसी व्यवस्था द्वारा ये दोनों पिंड एक साथ गति करने के लिए स्वतंत्र हो। क्या हो? एक साथ गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो पिंडों के इस प्रकार की गति को हम संबद्ध पिंडों की गति कहते हैं। अब इसका परिभाषा सुनिए। जब दो पिंड किसी धागे द्वारा एक साथ जुड़े हों और ये दोनों पिंड एक साथ स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं, एक साथ स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हों तो पिंडों के इस प्रकार की गति को हम संबद्ध पिंडों की गति कहते हैं। फिर एक बार सुन लो। यदि दो पिंड किसी धागे द्वारा एक साथ जुड़े हों और ये दोनों पिंड स्वतंत्र रूप से एक साथ एक साथ गति कर रहे हैं। क्या हो? एक साथ गति कर रहे हैं तो पिंडों के इस प्रकार की गति को संबद्ध पिंडों की गति कहते हैं। संबद्ध का मतलब होता है एक साथ जुड़कर। क्या होता है? एक साथ जुड़कर गति करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संबद्ध पिंडों की गति कहते हैं। तो देखिए, यदि दो पिंड किसी धागे द्वारा एक साथ जुड़े हो और ये दोनों पिंड स्वतंत्र रूप से एक साथ गति कर रहे हों तो पिंडों के इस प्रकार की गति को संबद्ध पिंडों की गति कहते हैं। तो इसमें दो भाग बेटा होते हैं। एक भाग होता है ऊर्ध्वाधर गति के लिए और दूसरा भाग होता है क्षैतिज गति के लिए। तो पहले हम किस गति के लिए करेंगे? फॉर वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर गति के चीज में हम देख रहे हैं। ये देखो, पुली है। पुली का मतलब होता है घिरनी। क्या होता है? पुली का मतलब होता है घिरनी। और ये घिरनी घर्षण रहित लिया जाता है। तो संसार में बेटा कोई चीज घर्षण रहित नहीं होता है, लेकिन बहुत चिकना हम पुली ले लेते हैं। क्या करते हैं? बहुत चिकना हम पुली ले लेते हैं। तो ये पुली है। पुली का मतलब होता है घिरनी। इस घिरनी पर एक धागा को लटका दिया गया है। ये देखो, ये धागा है और ये भी क्या है? धागा है। घिरनी पर एक धागा, इसको हम इस तरह लगा देते हैं। उस धागे के एक सिरे से M1 पिंड बना हुआ है और दूसरे सिरे से M2 पिंड बंधा हुआ है। और ये दोनों धागे, ये धागा जो है एक घर्षण रहित घिरनी से पास करता है। घर्षण रहित का मतलब होता है चिकनी घिरनी से पास करना है। यहां शर्त लेते हैं, M1 और M2 दोनों पिंड में कोई भी बड़ा पिंड माने द्रव्यमान में कुछ अंतर होना चाहिए। जब द्रव्यमान में अंतर होगा तो दोनों पिंड क्या होंगे? ऊपर नीचे इस तरह गति करते होंगे। कभी मेला में आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि प्लास्टिक का बना होता है खिलौना, ये हमेशा ऐसे ऐसे करते रहता है। जब इस तरह करते रहता है
तो कहने का मतलब एगो ऊपर जाता है और एगो नीचे आता है। यही क्रिया क्या होती है, बार बार होती है। तो उसमें एक पिंड का मास अधिक होता है और दूसरे पिंड का मास क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर M1 M2 पिंड में यहाँ M2 ग्रेटर देन M1 मतलब हो गया M2 पिंड भारी है और M1 पिंड क्या है, हल्का है। ये दोनों पिंड क्या होते हैं, एक धागे से बने हुए हैं। चित्र के अनुसार क्या है, ये धागे से बने, ये एक घर्षण रहित घिरनी से क्या होते हैं, पास करने, और घिरनी को एक व्यवस्था द्वारा क्या किया जाता है, लटका दिया जाता है। तो ये पिंड, हल्का पिंड ऊपर की ओर गति करेगा एक ओर से, और M2 पिंड एक ओर से नीचे की ओर गति करेगा। अब तब हम इसमें न्यूटन के नियम द्वारा हम इसको सिंप्लाई करेंगे कि इसका त्वरण क्या होगा, इसका तनाव। देखो, जब ये पिंड का भार M1 जी नीचे की ओर हमेशा लगेगा, और जब रस्सी को बेटा हम लटकाते हैं तो रस्सी तन जाता है। क्या होता है, रस्सी तन जाता है। तो तनाव बल हमेशा क्या होता है, ऊपर। कभी देखते हैं कुएं में जब पानी भरते हैं तो डोरी क्या होता है, तना हुआ रहता है। तो भार जब नीचे गिरेगा तो तनाव का मतलब हो गया, टेंशन फोर्स क्या होगा, ऊपर गिरेगा। इसमें भी पिंड का भार M1 M2 जी नीचे रहेगा और तनाव बल T क्या होगा, ऊपर रहेगा। ये हल्का होने के कारण एक त्वरण के साथ ऊपर की ओर गति करेगा, और ये भारी होने के कारण एक त्वरण के साथ क्या होगा, नीचे की तरफ। अब देखिए, मान लिया कि M1 तथा M2 दो पिंड है जहां M2 ग्रेटर देन M1 है। ये दोनों पिंड एक धागे से जुड़े हुए हैं, और यह धागा एक घर्षण रहित घेरने से होकर गुजरता है। M1 पिंड त्वरण एक के साथ ऊपर की ओर गति करेगा तथा M2 पिंड एक त्वरण के साथ नीचे की तरफ
तरफ गति करेगा। इतनी तो कोई बात नहीं है। अब M1 पिंड पर देखो कैसे बल क्रियाशील होते हैं। M1 पिंड पर दो बल क्रियाशील होते हैं। M1 पिंड पर पिंड का भार M1 जी नीचे की ओर और तनाव बल T क्या होगा ऊपर की। अगर मेरा तनाव बल T नहीं रहेगा तो इसको नीचे से ऊपर कैसे और ऊपर से नीचे कैसे रहेगा। ये देखिए M1 पिंड पर निम्नलिखित बल क्रियाशील होंगे। M1 पिंड पर निम्नलिखित बल क्रियाशील होंगे। देखिए कौन कौन। पहला, पिंड का भार M1 जी नीचे की ओर। दूसरा, तनाव बल T कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। यहां कितना हो जाएगा? T ग्रेटर देन M1 जी। T ग्रेटर देन M1 जी क्यों होगा बाबू? T ग्रेटर देन M1 जी इसलिए होगा कि अगर ये बल जब बड़ा रहेगा तभी इस पिंड को ऊपर की ओर खींचेगा, क्योंकि ये पिंड हल्का है। इसलिए ये पिंड ऊपर की तरफ मूविंग करेगा तो तनाव बल T का जो मान होगा M1 जी से क्या होगा? अधिक होगा, तभी जाकर ऊपर की ओर खींचेगा। तो अब देखिए जब किसी वस्तु पर पिंड पर दो बल एक दूसरे के जब किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं तो परिणामी बल कैसे निकाला जाता है? बड़े बल में से छोटे बल को घटाकर परिणामी बल निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? ये सिर्फ पिंड पर, इस पिंड पर T ऊपर की ओर और M1 जी नीचे की तरफ की वजह से। तो T जब ग्रेटर है तो T में से क्या होगा? M1 जी को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। इसलिए परिणामी बल F1 बराबर कितना होगा? T माइनस M1 जी होगा। कितना हो जाएगा? T माइनस M1 जी होगा। परिणामी बल देखो यहाँ पर T ग्रेटर देन क्या है? M1 जी। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा? परिणामी बल को F1 मान लिया है, इसलिए T माइनस M1 जी। क्या थ्योरी है? जब किसी पिंड पर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं तब परिणामी बल कैसे निकाला जाता है? बड़े बल में से छोटे बल को घटाकर निकाला जाता है। चूंकि F1 बराबर कितना हो जाएगा? M1 इंटू ए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से F बराबर ma होता है। तो F के जगह पर F1 लिखे हैं, M के जगह पर कितना है? M1 है। दोनों का मान कितना है? A है। F बराबर M1। इसलिए कितना हो जाएगा? इसलिए
m1 into a बराबर कितना आ गया p माइनस m1 ये समीकरण कितना हो गया 1। अब किस पिंड की बात करेंगे m2 पिंड पर m2 पिंड पर निम्नलिखित बल क्रियाशील होंगे। कौन कौन निम्नलिखित बल क्रियाशील होंगे? पहला देखिए कौन कौन होगा। पहला पिंड का भार m2g, पिंड का भार क्या है m2g। नीचे की ओर तनाव बल हमेशा ऊपर लगता है। ध्यान दो, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे से डोरी से बांधकर, कभी कुएं में पानी जरूर भरा रहा होगा, चाहे छत पर पानी खींचा होगा, तो देखते हो कि डोरी तन जाता है, ऊपर की तरफ खींचते हैं तो एक बल ऊपर की ओर लगता है। जब डोरी तन जाता है तो तनाव बल हमेशा दिमाग में कहाँ रखना चाहिए, ऊपर की तरफ लगेगा। और दूसरा तनाव बल T ऊपर की ओर। तो यहाँ कौन बल बड़ा है, ये नीचे की ओर गति करेंगे। m2g बेटा जब बड़ा होगा तभी पिंड नीचे आएगा, अन्यथा पिंड नीचे नहीं आएगा। यहाँ m2g ग्रेटर देन m1 है। m1 हल्का था इसलिए ऊपर की तरफ जाता है, m2 भारी है इसलिए किधर आएगा नीचे। जब ये ऊपर और नीचे जाएगा तभी ऐसे ऐसे करेगा, अन्यथा कोई ऐसे ऐसे नहीं करेगा। अगर दोनों पिंड अगर बराबर होगा तो कभी ऐसे ऐसे नहीं करेगा, एक समय क्या होगा स्थिर हो जाएगा। और ये पिंड क्या है, कभी स्थिर नहीं रहते हैं, अपने आप गति करते हैं। क्यों कि एक का वजन ज्यादा है और एक के वजन कम है ऊपर की ओर। यहाँ कौन सा बल बड़ा है, यहाँ m2g इज ग्रेटर देन किसका है, t के ग्रेटर है। यहाँ m2g ग्रेटर देन t है। यहाँ क्या था, t ग्रेटर देन m1g, इसलिए परिणामी बल कैसे निकालते हैं। परिणामी बल F1 के जगह पर कितना मान लेंगे, F2 मान लेंगे। परिणामी बल बेटा कितना हो जाएगा, बड़ा बल m2g में से क्या घटा देंगे, t घटा देंगे। m2g माइनस t, चूंकि F2 बराबर m2 इंटू ए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। तो ये कितना हो जाएगा, m2 इंटू ए, F2 के जगह पर कितना रख देंगे, m2 इंटू ए बराबर माइनस m2g माइनस कितना होगा, ये समीकरण कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तब इन दोनों समीकरण की मदद से हम उभयनिष्ठ त्वरण A तथा तनाव बल T की हम गणना करेंगे। देखिए कैसे गणना किया जाता है।
देखिए अब हम समीकरण 1 और 2 की मदद से हमको क्या ज्ञात करना है, ए और टी का मान। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। बाबू जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ देते हैं और राइट को राइट में जोड़। लेफ्ट का ये और ये एक साथ जुड़ जाएगा तो कितना होगा, m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू ए बराबर होगा t माइनस m1g प्लस कितना हो जाएगा m2g माइनस कितना हो जाएगा t हो जाएगा। ए का बेटा मान हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा, ए यहां कॉमन हो जाएगा तो m1 प्लस कितना हो जाएगा m2 हो जाएगा। और देखिए ये t और ये t क्या होगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा और इसमें g कॉमन है तो m2 माइनस m1 प्लस वाला को पहले लिखते हैं और माइनस वाला को बाद में। तो g कॉमन है तो कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी देखो कॉमन है, इसको पहले लिख दिए हैं m2 माइनस m1, इसलिए फाइनल इक्वेशन कितना हो जाएगा, a बराबर m2 माइनस m1 इंटू जी, अब बटा में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। इतना तो क्लियर है। यह समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 उभयनिष्ठ त्वरण का व्यंजक है। उभयनिष्ठ त्वरण का व्यंजक है। अब हमको क्या करना है, तनाव बल T का मान निकालना है और तनाव बल T का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं, चाहे 2 में समीकरण 1 के भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समीकरण 1 बटा में समीकरण 2 से देखो भाग कैसे देते हैं बेटा, लेफ्ट का लेफ्ट में भाग देते हैं और राइट का राइट में भाग देते हैं। लेफ्ट का लेफ्ट में भाग दीजिए तो m1 इंटू ए बटा में m2 इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा p माइनस m1g बटा में कितना हो जाएगा m2 g माइनस कितना हो जाएगा p हो जाएगा। और देखिए ए एक कट जाएगा, ए एक कट जाएगा और तिरछा तिरछी हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर गुणा कीजिए m2 इंटू टी माइनस m1 m2 जी, तिरछा तिरछी इससे कर दिए हैं m2 इंटू टी माइनस m1 इंटू m2 जी। इसको ऐसे कीजिए m1 m2 जी माइनस कितना हो जाएगा m1 इंटू, ध्यान से देखिए इसको इससे कर दिएगा, पहले वाला ये क्या है m2 इंटू टी, m1 m2 इंटू जी, इससे कीजिएगा m1 इंटू m2 जी माइनस कितना होगा m1। अब टी को एक और करेंगे, जिसको निकालना है इसको एक तरफ, जिसको नहीं निकालना है इसको एक तरफ। इस टी को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा
M2T प्लस M1T, इधर कितना हो जाएगा M1 M2G, ये माइनस है, उस साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा M1 M2 N2G हो जाएगा। अब बाबू देखो यहां पर टी कॉमन ले लीजिए, टी कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, टी कॉमन लेंगे तो M1 प्लस M2, T1 को पहले लिख देते हैं अच्छा लगने के लिए, टी को निकालिए तो M1 प्लस कितना हो जाएगा M2, इधर कितना होगा M1 प्लस M2 इंटू G, M1 प्लस M2 इंटू G, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 M1 M2 N2G। अब P का मान हमको क्या होगा आसानी से निकल जाएगा, इसके फाइनल कितना हो जाएगा P बराबर 2 M1 M2 इंटू G बटा में M1 प्लस M2, ये समीकरण कितना आ जाएगा समीकरण 4। यही क्या होगा, यही तनाव T का उभयनिष्ठ व्यंजक होगा, ये किसका हो जाएगा त्वरण A का व्यंजक हो जाएगा। समीकरण 4 उभयनिष्ठ तनाव बल का व्यंजक है। कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इसको आराम से देख लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि जब क्षैतिज गति के लिए, तो क्षैतिज गति में क्या होता है, दोनों पिंडों में से एक पिंड क्षैतिज तल पर, क्षैतिज का मतलब इस तरफ गति करती है और ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया इस तरफ। ये हमारा कलम देखो ऊर्ध्वाधर दिशा में है और ये हमारा हथेली क्या है क्षैतिज दिशा में। तो देखो ये भी एक क्षैतिज सतह है, क्या है टेबल ले लीजिए, उस टेबल पर एक व्यवस्था द्वारा घर्षण रहित घेरनी लगी हुई है, उस घेरनी से एक धागा गुजरता है और धागा के एक सिरे से M1 पिंड बंधा हुआ है और धागा के दूसरे सिरे से M2 पिंड बना हुआ है। यहाँ M2 ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ M2 ग्रेटर देन कितना है M1, यहाँ M2 ग्रेटर देन बेटा M1 जो होगा, तो ये पिंड जो होगा इस पिंड को अपनी ओर खींचेगा, क्या होगा अपनी ओर खींचेगा। तो M2 पिंड नीचे की तरफ गति करेगी, क्या होगा नीचे की तरफ गति करेगी और M1 पिंड क्षैतिज तल पर आगे। ये दोनों में इतने भार के कम अंतर होते हैं कि जब असंतुलन में हो जाएंगे तो अपने आप ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, लेकिन मूविंग क्या होगा नीचे की तरफ, और ये क्या होगा इसी पर आगे पीछे खींच सकता रहेगा और ये नीचे और ऊपर करता रहेगा। तो इसमें भी उभयनिष्ठ त्वरण A निकालना है और तनाव बल क्या होगा T को हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो M1 पिंड पर कितने बल क्रियाशील होंगे, M1 पिंड पर
कितने बल क्रियाशील होंगे? पिंड का भार m1 जी नीचे की तरफ है। अब प्रतिक्रिया का बल ऊपर। बेटा प्रतिक्रिया के बल कहीं भी हम और आप रहते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं, बैठे रहते हैं, चाहे एक समान गति की अवस्था में रहते हैं, तो संतुलन की अवस्था में हमेशा हमारे ऊपर प्रतिक्रिया का बल आ रहता है, हमारा भार नीचे। यही दोनों मिलकर न्यूटन के तृतीय गति नियम द्वारा संतुलन की अवस्था, संसार में सभी पिंड जो संतुलन की अवस्था में रहती है वहां पर किस गति के नियम से होता है? न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार हमेशा रहते हैं। एक तनाववर्ती आगे की तरफ खींच रहे हैं, तो इस पर कितने बल क्रियाशील है? 3 बल। m1 जी नीचे की तरफ, प्रतिक्रिया का बल ऊपर की ओर, और तनाववर्ती क्षैतिज की ओर। तो देखिए इस स्थिति में m2 ग्रेटर देन m1 है। m1 पिंड पर निम्नलिखित बल क्रियाशील होंगे। कैसे? पहला, पिंड का भार m1 into g नीचे की ओर। दूसरा, प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर। और तीसरा, तनाव बल T क्षैतिजता। तनाव बल क्षैतिज दिशा, इसको क्या कहते हैं? क्षैतिजता। इसलिए कुल परिणामी बल F1 बराबर क्या होगा? पहले तीनों को हम जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ लेंगे, इसको भी और इसको भी जोड़ लेंगे। पहले नंबर देखिए, परिणामी बल कितना हो जाएगा? m1 जी प्लस r प्लस t हो जाएगा। इस बल पर थोड़ा देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? कि खींच रहा है ऊपर की तरफ, आगे की तरफ खींच रहा है, ये दोनों बल हमेशा संतुलन की अवस्था में रहते हैं, बराबर लगेंगे, तभी जाकर पिंड आगे जाएगा संतुलन की अवस्था में, अन्यथा संतुलन की अवस्था में आएगा जाएगा। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत और प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखो, क्योंकि R बराबर कितना हो जाएगा? माइनस m1 इंटू जी। यदि R क्रिया का बल है तो m1 इंटू जी प्रतिक्रिया का बल है। अगर m1 इंटू जी क्रिया का बल होगा तो R क्या होगा? प्रतिक्रिया का बल होगा। इसमें लिख दीजिए, न्यूटन के तृतीय गति नियम से। तो कितना हो जाएगा? तथा F1 बराबर m1 इंटू ए। किस नियम से होगा? न्यूटन के द्वितीय
गति नियम से। यहां पुट कीजिए m1 इंटू ए हो गया, ये कितना हो जाएगा? देखो m1 इंटू जी रख दीजिए, अब प्लस आर की जगह पर क्या रख देंगे? देख लीजिए m1 इंटू जी, यहाँ आर की जगह पर कितना हो जाएगा? माइनस m1 इंटू जी, माइनस m1 इंटू जी प्लस कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? और ये क्या हो गया? कट जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा? m1 इंटू ए बराबर 3। यह समीकरण कितना हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किस पर काम करेंगे? उस पर काम करेंगे। अब हम M2 पिंड पर काम करेंगे कि M2 पिंड पर कौन कौन बल क्रियाशील हो रहा है। M2 पिंड पर निम्नलिखित बल क्रियाशील होंगे। M2 पिंड पर निम्नलिखित बल क्रियाशील होंगे। कौन कौन बल क्रियाशील होगा? पहला, पिंड का भार M2G, पिंड का भार M2G किस साइड में होगा? नीचे की ओर होगा। दूसरा, तनाव बल्टी की तनाव बल्टी कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ बड़ा कौन सा फोर्स है? ये नीचे की तरफ मूविंग कर रहा है। M2G क्या है? इससे ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? अगर ग्रेटर नहीं रहता तो ये नीचे की तरफ पिंड गति नहीं करता, और ये नीचे की तरफ गति नहीं करता तो ये पिंड सरक कर आगे की तरफ नहीं जाती। इसलिए क्यों? क्योंकि M2 ग्रेटर देन M1 है। यहाँ M2G ग्रेटर देन T। जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील रहते हैं तो परिणामी बल कैसे निकाला जाता है? परिणामी बल बड़े बल में से छोटे बल को घटा कर निकाला जाता है। कैसे निकाला जाए? जब किसी बिंदु पर दो असमान बल, माने बराबर नहीं होता है, चाहे बराबर भी हो, जब दो बल किसी बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील रहते हैं तो परिणामी बल कैसे निकाला जाता है? बड़े बल में से छोटे बल को घटाकर परिणामी बल निकाला जाता है। बराबर कितना हो गया? इसलिए परिणामी बल F2 बराबर कितना हो जाएगा? बल बड़ा ये है M2 इंटू जी माइनस कितना हो गया? T हो गया। आज चूंकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम द्वारा बल का सूत्र क्या होता है? M इंटू ए। M के जगह पर कितना है? M2 है, और कोण कितना है? A। न्यूटन के
द्वितीय गति नियम से कितना हो जाएगा बाबू, m2 इंटू ए बराबर m2g माइनस टी। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए अब हम कैसे काम करेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को इसमें भी जोड़ दीजिए। हमको उभयनिष्ठ कोण ए और उभयनिष्ठ तरफ टी का हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हम विचार करेंगे कि ए और बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अगर टी का मान यहाँ पर भी रख देंगे तो निकल जाएगा। टी का मान समीकरण से टी का मान यहाँ रख देंगे तो निकल सकता है वैसे कैसी भी किसी तरह निकाल लीजिए, अपने से हल करके किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, m1 इंटू ए लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़िए, m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू ए हो जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ेगा, राइट का राइट में जोड़ो, t प्लस m2 इंटू जी माइनस कितना हो गया, t हो गया। और ये t से क्या हो गया, ये t कट जाएगा, a कॉमन हो जाएगा तो a बराबर a इंटू m1 प्लस m2 अब बराबर कितना हो गया, m2 इंटू जी हो जाएगा। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, m2 इंटू जी बटा में m1 प्लस m2। ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया। ये दोनों का व्यंजक हो गया। अब इसमें क्या करें, भाग दे देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए का मान निकल गया और टी का मान के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग दीजिए। समीकरण 1 बटा में समीकरण 1 बटा में समीकरण 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में भाग देंगे और राइट का क्या करेंगे, राइट में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, m1 इंटू ए बटा में m2 इंटू ए और समीकरण 2 कितना है, m2g माइनस टी। इधर बाबू कितना है, लेफ्ट में टी है, क्या है, इसके लेफ्ट में इसका लेफ्ट से भाग दे दिए और इसके राइट में राइट से भाग देंगे तो टी बटा में कितना m2g माइनस टी हो गया। देख लीजिए। और तब हम क्या करेंगे, इसमें हम टी का मान निकालेंगे कैसे, ये कट गया और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो m2 इंटू टी हो जाएगा, m2 इंटू टी और इसके करेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 m2 g माइनस कितना हो जाएगा, m1 इंटू टी हो जाएगा। इसको इस तरफ लाइए, इसको लाइएगा तो m1 टी प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, m1 m2g m1 टी कॉमन लीजिए तो m1 प्लस m2g और फाइनल इक्वेशन बनाइए, t बराबर कितना हो जाएगा, m1 m2g बटा में
m1 प्लस m2, यह समीकरण कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।